हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई में व्यस्त होंगे। आप लोगों का हो गया है 10:40 और क्लास हो गया आप लोगों का स्टार्ट। ठीक है, 10:40 पे आप लोग का रेगुलर क्लास आता है। आप लोग जानते हो हम लोग क्या देख रहे हैं। हम लोग नेट के PYQ देख रहे हैं। आप लोग कहोगे मैम कि नेट का PYQ करा रही हैं। नेट का मैं PYQ वो कराती हूँ जो LT, GIC, TCT एंड PGT एग्जाम के लिए रिलेवेंट होते हैं। ठीक है, आप लोग खुद इतने समझदार हो कि मैं आपको बेवकूफ नहीं बना सकती हूँ। ठीक है, और मुझे बेवकूफ बनाना भी नहीं है। मैं वही प्रश्न नेट का कराती हूँ। अगर मैं चाहती, आप लोग सोच लो, मैं किसी एक साल का, मैं 2021, 2018, 2019, 2020 किसी भी सन का LT का पेपर उठाती, अरे उसका नेट का, और फोटो खींचती और आप लोगों को मैं क्वेश्चन धड़ाधड़ कराते चली जाती। ठीक, इसमें मुझे कम मेहनत लगेगा कि एक एक क्वेश्चन खोजो कि कौन सा क्वेश्चन आपके लिए बढ़िया है, कौन सा क्वेश्चन ठीक है, कौन सा क्वेश्चन कितने बार रिपीट हुआ है, कौन सा क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। ये देख करके एक एक फोटो खींचना कठिन होगा। तो आप कहोगे नहीं मैम, एक एक फोटो देख करके ये सेलेक्ट करके कठिन होगा। तो मेरा काम ये क्या है, ये टफ पड़ जा रहा है। जो पेपर सॉल्व कराने की अपेक्षा जो क्या है, टफ है। पेपर सॉल्व कराना इजी है, ठीक है। लेकिन फिर भी चलो, खैर कोई बात नहीं है। हम लोग आजकल ऐसे ही कर रहे हैं, देखो कितने दिन तक करते हैं। फिर आप लोग का थोड़े दिन पे मैं फिर टेस्ट चेंज कर देती हूँ। जब आप लोग बोर होने लगते हो तो फिर अपने नोटबुक वाला क्वेश्चन मैं कराया करूंगी। ठीक है, फिलहाल आप लोग जान लिए कि हम लोग को क्या करना है, क्या पढ़ना है। जो लोग नए हैं उनके लिए क्या संदेश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जो पुराने लोग हैं उनसे भी यही रिक्वेस्ट है कि चैनल को आप लोगों को मैंने दिया था कि 1,000 सब्सक्राइबर आप लोग पूरा करा दें। उसके बाद आप लोगों के लिए कुछ और नया करेंगे। लेकिन आप लोग जहां थे वहीं पे रुके हुए हैं। खैर कोई बात नहीं, आप लोग रुके हो तो हम भी रुके रहेंगे। चलो हम लोग अपना क्वेश्चन करते हैं। बहुत बातें हो गई, बातों में समय ना बर्बाद करके क्वेश्चन का आंसर कर देते हैं। आंसर तो मैं पहले से आप लोग को दिखा दी हूँ। आप लोग आंसर कर दे। क्या होगा, क्या प्रश्न है कि पीले रंग की फ्रूट स्क्वैश में यह परिरक्षक प्रयोग किया जाता है। कौन सा प्रिजर्वेशन है? ऑप्शन ए सोडियम बेंजोएट है। ऑप्शन बी पोटेशियम पोटासियम पोटासियम परऑक्साइड है, पराक्सार्ड है। ठीक। ऑप्शन सी पोटाशियम मेटाबाइसल्फेट है। ऑप्शन डी सोडियम मोनोग्लूटामेट है। आप आंसर कर दे। क्या होगा? आप आंसर दे रहे हो मैम, पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट है। क्या है? पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट है। ठीक है, इधर दिया हुआ पढ़ लो। इधर आ जाइए आप। अब आप इस प्रश्न का आंसर कर दें। क्वेश्चन नंबर 16। ओहो, पता नहीं क्या फेवरेट दब गया। चलिए, क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर कर दे। 16 आंसर दिखेगा, इसके बाद मैं कोशिश करूंगी कि आंसर ना दिखे। क्या प्रश्न है? धागा तैयार करने के लिए घूर्णन साधन कपड़े में हवा का स्थान डैश डैश नहीं करने के कारण हो सकता है। ऑप्शन ए फिल्टरिंग, ऑप्शन बी ब्लीचिंग, ऑप्शन सी सैंथेटिंग, ऑप्शन डी रिपनिंग। क्या होगा? आप आंसर कर दे। 16 का आंसर क्या होगा? तो आप बता रहे हैं कि मैम ऑप्शन तो डी हो जाएगा, हम लोग देख लिए हैं। ठीक है, धागा तैयार करने के लिए गुड़न साधन कपड़े में हवा का स्थान रिपनिंग करने होने के कारण नहीं करने के कारण हो सकता है। अब यहाँ बता दो आप लोग, वह संसाधन जो वातावरण में उपस्थित है किंतु प्रयोग नहीं किए गए हैं क्या कहलाएंगे? हमारे एटमॉस्फेयर में तो वो हैं, लेकिन क्या है, उनका हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो क्या है? रिजर्व यानी रिजर्व है, भंडार है, विकसित संसाधन है और संभावित संसाधन है। इसका आप आंसर बहुत अच्छे से दे पाओगे। भले ये क्वेश्चन आप पढ़े नहीं है, लेकिन आपसे इसका आंसर बन पा रहा होगा कि मैम ये संभावित साधन है। क्या है? संभावित संसाधन है, यानी इनकी संभावना है कि ये हमें मिलेंगे तो भविष्य में हम इनका उपयोग करेंगे। तो ये क्या हो जाएंगे? संभावित संसाधन हो पाएंगे। तो है, ठीक है। इसका आंसर आप दे पाए होंगे क्योंकि क्वेश्चन देखने में तो टफ था लेकिन आंसर देने में इजी था। 18 का आंसर कर दें। BARS क्या है? BARS इसके लिए उपयुक्त होने वाला उपकरण है। ऑप्शन ए भोजन की गुणवत्ता की जांच करने, ऑप्शन बी
विन्यास योजना की डिजाइनिंग करने, ऑप्शन सी निष्पादन मूल्यांकन करने, ऑप्शन डी प्रतिक्रिया संप्रेषण। क्या होगा आंसर 18 का? तो 18 का आप आंसर दे रहे हो कि मैम निष्पादन मूल्यांकन के लिए BARS प्रयुक्त होता है। ठीक है, इधर आ जाओ। अब यहां से क्वेश्चन थोड़ा सा है दमदार, इसका आंसर आप लोग करिएगा। नीचे दिए गए आप जानते हो अभिकथन और असर्शन और रीजन क्वेश्चन है। ठीक, पहले आप लोग प्रश्न पढ़ लो, फिर जुम करेगा, लाओ पहले पढ़ लो क्योंकि छोटा हो जाता है। अभिकथन क्या है? भारत में गोद लेने के लिए रजिस्टर कराने वाले माता पिता की औसत आयु 40 ईयर से अधिक है। ठीक, अगर कोई मदर फादर है जिनके बच्चा नहीं हो पाया, चाहे रीजन जो भी रहा हो, ठीक है, तो उसकी जब वो बच्चा लेने जाएंगे उस समय उनकी रजिस्टर्ड आयु क्या होनी चाहिए? 40 ईयर होनी चाहिए। ठीक है, यानी जब तक आप माँ बाप बनने के योग्य हैं, बन सकते हैं, तब तक आप क्या है, बच्चे गोद नहीं ले सकते। ठीक, अकॉर्डिंग टू अभिकथन। ठीक है, तर्क क्या है? शहरी जोड़े छोटी उम्र में बच्चे नहीं चाहते, ठीक, इसलिए वे गोद लेने को विकल्प चुन रहे हैं। अब आप बता दो, उपरोक्त दोनों कथनों की रोशनी में सही विकल्प चुने। कितना बढ़िया शब्द कहा है। ठीक, क्या है दोनों, उसमें बताओ क्या होगा? ए और आर सही है, क्या सही होगा? आप इसका आंसर दे दें कि सही क्या होगा। ए और आर दोनों सही हैं, ए व आर दोनों गलत है। ए तथा ए सही लेकिन आर गलत है। ऑप्शन डी, ए गलत या आर सही है। इसका आंसर क्या होगा? आप आंसर दे दें, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर तो ऐसे मैं कैसे दूं, यहाँ पे मैंने आंसर इसका लाया ही नहीं। आप लोग इसका आंसर दे लेना, ठीक है, क्योंकि ऐसे मैं आंसर नहीं दूंगी बिना उत्तर माला देखे हुए। ठीक है, फिलहाल आप लोग यहाँ पे एक बार फिर से पढ़ लो, क्या ये चीजें सही है? आप लोग ये देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 को हम स्किप कर दे रहे हैं। ठीक, इधर आ जाओ। 93, एक सेकेंड, 93 क्वेश्चन नंबर, हाँ आप अब आंसर करें। क्या आंसर है? प्रश्न क्या है? निम्नलिखित सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी का उच्च प्रचलन है। कौन से ऐसे सूक्ष्म पोषक पदार्थ हैं जिनकी कमी क्या है, उच्च स्तर पे है? और नंबर 1 विटामिन ए है, प्रोटीन है, कैल्शियम है, लोहा है यानी लौह, और विटामिन डी है। क्या आंसर हो जाएगा? अब आपको आंसर मैं दिखा दूं, विकल्प मैं दिखा दूं, अब बताइए आप क्या होगा आंसर। आप आंसर करिए। विटामिन ए होगा, प्रोटीन, कैल्शियम, लोहा एंड विटामिन डी। क्या होगा? किसका कमी जो है, कौन से ऐसे सूक्ष्म पोषक तत्व हैं जिनकी कमी उच्च स्तर पे चल रही है, प्रचलन में है? तो आप कहोगे विटामिन ए है और विटामिन और लोहा है, यानी आयरन और विटामिन ए क्या है, प्रचलन पे चल रहा है। तो क्या हो जाएगा? ए एंड डी, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, इधर देख लीजिए क्या है। भारत पर विटामिन ए लौह तत्व, विटामिन ए लौह तत्व और फोलिक एसिड जनित सूक्ष्म पोषक पदार्थों का उच्च प्रचलन है। ठीक है, सॉरी कुछ भी हो जाता है। ठीक, अब इधर आ जाइए, आप आंसर दे दें। इसका क्या है, आपको मैच कराना है। पहले यहाँ आप देख लो, इस तरीके से कल क्वेश्चन हम करा रहे थे, तो उसमें शायद कहीं से कोई गड़बड़ी रही होगी, या तो मैंने नहीं मैच करा पाया। पता नहीं कौन बच्ची थी, कुछ बता रही थी, शिवांगी जी शायद थी, वो कुछ कह रही थी कि मैम क्वेश्चन सही से नहीं मैच हुआ। हो सकता है मुझसे ही करने में मिस्टेक हो गया हो, क्योंकि पहले मोबाइल का छोटा स्क्रीन होता है, उसमें दोनों तो मैं साथ में कर नहीं पाती हूँ, तो मैं ऐसे करती हूँ 2 5 4 2 3 1 किस में है देख लो, तो हो सकता है इसमें कोई मिस्टेक हो गया। ठीक है, फिलहाल आप लोगों के सामने सब कुछ रहता है, मैं स्क्रीनशॉट लेने के लिए भी कहती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, कहीं हो सकता है टंग स्लिप कर जाए, तो आप लोग उस चीज को अपना सुधार लिया करिए। ठीक है, हम लोग लाइव तो होते नहीं कि तुरंत क्लास में सुधार दे, क्लास प्रीमियर चलता है, हाँ, लेकिन जितना हो सकता है मैं कमेंट बॉक्स में जब मैं एक्टिव रहती हूँ तो आप लोगों के हर प्रश्न का आंसर देती हूँ। ठीक है, लेकिन जब नहीं मैं एक्टिव रहती हूँ, कल आप लोग का क्लास क्या, ये तो मैं बताना भूल गई, कल आप लोग का क्लास क्या था, बीच में कट हो गया था। ठीक है, स्क्रीन रिकॉर्डर लगा करके मैं पढ़ाती हूँ, स्क्रीन पे जब तक चीजें रहती हैं, उंगली रखे रहते हैं, जब तक पेन चलाते तब तक तो प्रॉब्लम नहीं होती है,
लेकिन उसके बाद क्या होता है, स्क्रीन रिकॉर्डर आपका बंद हो जाता है। ठीक है, और जहां स्क्रीन रिकॉर्डर बंद हुआ वहां क्वेश्चन क्या हो जाता है, वहां वीडियो कट हो जाती है, अपने आप ऑटो कट हो जाता है। ठीक है, तो उस समय 46 मिनट कुछ सेकंड हुआ था। उसके बाद क्या हो गया, मेरी उंगली मोबाइल से टच पे हट गई, मैं समझाने में लगी पड़ी थी, उंगली हटा दी और उतने में क्या हो गया, लाइट बुझ गई, स्क्रीन बंद हो गया, फिर आपका वीडियो ऑटो कट हो गया। हमने कहा चलो 46 मिनट हो गया है तो मैं आपसे कल बता नहीं पाई। आज जिस समय क्लास कट हुआ उस समय हम लोग की मीटिंग हो रही थी, प्रिंसिपल ऑफिस में हम लोग बैठे थे, तो वहां मोबाइल देख करके आप लोग को मैं मैसेज भी नहीं रिप्लाई कर पाई, उसके लिए सॉरी। ठीक है, फिलहाल ठीक है, आप लोग अपना आंसर करें, इसको मैच करा दे। अनुच्छेद 21 क्या कह रहा है, अनुच्छेद 23 क्या कहता है, अनुच्छेद 24 क्या कह रहा है, अनुच्छेद 45 आपको मैच कराना है, क्या क्या कहा जाएगा। और ये चारों पांचों अनुच्छेद मुझे याद है, मैं आप लोगों को सीक्वेंस से लगवाऊंगी। आप कहोगे अनुच्छेद 21 से मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा होता है, क्या होगा, अनुच्छेद 21 से मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा होता है। कितने से कितने बच्चों के लिए, 0 से 6 साल के बच्चों के लिए, कितने के लिए, 0 से 6 साल के बच्चे के लिए क्या होता है, मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा होता है। ठीक, अब क्या है, अनुच्छेद 23 कहाँ जाएगा, तो अनुच्छेद 23 जाता है आर्टिकल 23, मानव के दुर्व्यापार एवं प्रतिषेध पे जाएगा। कहाँ, मानव का दुर्व्यापार, जैसे क्या हो, औरतों की खरीद बिक्री हो रही हो, ठीक है, इस पे क्या है, रोक लगाने के लिए आर्टिकल आया है। आर्टिकल 24 क्या है, बच्चों के लिए, छोटे उम्र के बच्चे हैं जो कार्य में लगे रहते हैं, इसके लिए क्या है, आर्टिकल 2000 आर्टिकल 24 आया कि छोटे बच्चों को कहीं खतरनाक काम में लगा। अब ये नहीं कि हम अपने घर में छोटे बच्चे से गिलास पानी मांग ले तो हमें सरकार बंद, ऐसा नहीं। लेकिन अगर बिजनेस के पर्पज से आप छोटे बच्चे से काम करा रहे हो, दुकान पे रेस्टोरेंट पे छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो जो उसका काम करते हैं बेटर का, तो ये सब चीजें क्या है, ये सब गलत है। ठीक है, 45 क्या है, लेकिन हाँ अगर बच्चा स्वेच्छा से कर रहा है, उसके माँ बाप करवा रहे हैं, तो वहां प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, 45 का क्या है, 45 का है कि बाल्यावस्था देख रेख एवं शिक्षा। ठीक है, सॉरी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अब आप मैच करा लो, पहले आप देख लो कहाँ क्या जा रहा है, 2 3 1 4, 2 1 3 4, 2 1 3 4 कहाँ है, 2 2, इसको हटा दीजिए, 2, ठीक, क्या था, 2 1 3 4, नहीं 2 3 1 4, 2, अब यहाँ 3 चल रहा है, इसको भी हटा दीजिए, 2 3 1 4, तो 2 3 1 4 कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ आप देख लो, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक, ये आर्टिकल भी हम लोगों में आते रहते हैं, क्योंकि आर्टिकल क्या है, बच्चों से रिलेटेड है, इसलिए आर्टिकल हमेशा आता रहता है। ठीक, 3 का आंसर कर दें, 3 का आंसर कर दें, अरस्तु के संप्रेषण मॉडल में उपस्थित तत्व है। अरस्तु ने कितना वो दिया आप लोग जानते हो, उन्होंने क्या दिया, उन्होंने 3 तत्व दिया। कौन कौन से तत्व दिया, उन्होंने 3 तत्व दिया, और क्या दिया आप लोग बता दीजिए, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए, यानी उन्होंने 3 दिया, क्या क्या दिया, वक्ता दिया, स्पीच दिया, स्पीकर दिया, एंड क्या दिया, ऑडियंस दिया। ठीक है, वक्ता, बाणी एंड दर्शक। ठीक है, यानी SSA मॉडल कहते हैं किसका है, अरस्तु का, या पूरा दिया पढ़ लेते हैं। अरस्तु के संप्रेषण मॉडल में उपस्थित तत्व है वक्ता, वाणी, दर्शक। अरस्तु मॉडल लगभग 2300 वर्ष, ग्रीक दार्शनिक अरस्तु ने संचार के 3 तत्व बताए, वक्ता यानी स्पीकर, भाषण यानी स्पीच, तथा श्रोतागण यानी ऑडियंस। इन तीनों तत्वों को संचार प्रक्रिया के आवश्यक तत्वों के रूप में अरस्तु ने माना है। इसमें एक वक्ता है, दूसरे में वह जो कुछ बोलता है उसको रखा गया है, तीसरे में वह व्यक्ति है जो उसे क्या करता है, सुनता है। ठीक है, इस तरीके से आपको पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर करें, 18 खैर दिख जा रहा है, कोई बात नहीं है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन ऐसे जिनको हम चाह के भी नहीं छुपा पा रहे हैं। ठीक, तो 18 का आंसर आप करते हैं, क्या होगा 18 का आंसर, आप आंसर दीजिए, 18 का क्या आंसर होगा, लेविंसन ने
आप लोग प्रश्न पढ़ें। लेविंसन ने अपनी पुस्तक में वयस्क विकास का मॉडल प्रस्तुत किया है। इस पुस्तक का शीर्षक है। ऑप्शन ए पैसेजेस है, ऑप्शन बी सीजन्स ऑफ अ मैन्स लाइफ है, ऑप्शन सी एडॉन्टेशन टू लाइफ है, ऑप्शन डी हाउ वी एस है। तो आंसर आप देख लिए हो, ठीक। 19 का आंसर कर दिया। आज मुझे इतनी नींद लग रही है, स्कूल से आए ना, जरा सा भी आराम नहीं किया, खाना खाए, खाना खाने, आप लोग जानते हो ना, खाना खाने के बाद असर बहुत तेज होता है, नींद बहुत आती है, ठीक। तो चावल खा लिए हैं, ठीक। तो इतनी तेज नींद आ रही है, मन कर रहा है सो जाए, लेकिन आपका वीडियो कट हो जाएगा। अभी कितना मिनट हुआ है शूट करते हुए? अभी 15 मिनट हुआ है, ठीक है। और अभी हमें पूरा ज्यादा, चलिए खैर कोई बात नहीं, अभी एक दो घुट पानी पी लेंगे इधर उधर, तब नींद गायब हो जाएगी। आप लोग आंसर करें। BCAA क्या है? BCAA से भरपूर आहार निम्न में से किस रोग की स्थिति में दिया जाता है? आप बता दें, ये प्रश्न नया है। क्या होगा? ऑप्शन ए गुर्दे का चीरकालिक रोग, चीर मतलब पुराना और कालिक मतलब काल से, यानी बहुत ही पुराने समय से कोई गुर्दे का मरीज हो। ऑप्शन बी हिपैटिक इंसेफेलोपैथी, ऑप्शन सी करोहनस रोग, ऑप्शन डी डाइवर्टिकुलर रोग। डाइवर्टिकुलर रोग, बता दो क्या होगा आंसर। आप आंसर दे रहे हैं कि मैम हिपैटिक इंसेफलोपैथी, ठीक है। विस्तार से तो जिस क्वेश्चन के बारे में जानना चाहिए अपना, वहां विस्तार नहीं होता, ये तो मैंने देखा है। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर कर दे। निम्नलिखित में से क्या किसी परिधान की अच्छी गुणवत्ता वाली अर्धवृत्तीय तुरपन, जिसे स्कैल्प्ड हेमलाइन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तुरपन को क्या कहते हैं? तुरपाई को हेमलाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? हेमलाइन कहते हैं, ठीक है। तो क्या उपयुक्त होगा? ऑप्शन ए वाइस फेसिंग, ऑप्शन बी बाइंडिंग, ऑप्शन सी बैंड, ऑप्शन डी सेफ्ट फेसिंग। क्या होगा? क्वेश्चन आप लोगों को थोड़े से टफ लग रहे होंगे। आप आंसर दे रहे हो मैम सेफ्ट फेसिंग होगा। क्या होगा? सेफ्ट फेसिंग होगा। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर कर दें। धावकों को अपने खेल प्रदर्शन में उन्नयन हेतु दिए जाने वाले खाद्य पदार्थ और परिपूरक को क्या कहते हैं? धावक मतलब जो दौड़ते हैं, जो एथलीट हैं, उनको क्या दिया जाएगा खाद्य पदार्थ में? हेल्थ फूड्स, पैराप्यूटिक फूड्स, आर्गोजेनिक फूड्स और स्ट्रास्ट्यूटिकल, क्या देंगे? 21 का आंसर कर दे। ऐसे प्रश्न अगर आ जाए तो हम लोग तो जीरो हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? तो इस प्रश्न से भी आप परिचित रहें, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी अर्गोजेनिक फूड होगा। क्या होगा? अर्गोजेनिक फूड होगा। अब आप लोग सर्च कर लीजिएगा कि अर्गोजेनिक फूड क्या होता है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस रेशे की अभिपुष्टि सूक्ष्मदर्शी परीक्षण से की जा सकती है? ऑप्शन ए सूत यानी कॉटन, ऑप्शन बी पॉलिएस्टर, ऑप्शन सी रेशम, ऑप्शन डी नायलॉन। किसका परीक्षण, किस रेशे का परीक्षण हम सूक्ष्मदर्शी से कर सकते हैं? तो किसका करेंगे? आप कह रहे हो मैम कॉटन का परीक्षण हम सूक्ष्मदर्शी से कर सकते हैं, ठीक। अब यहाँ देखो दिया, विस्तार से पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित में से सूत यानी कॉटन रेशे की अभिपुष्टि सूक्ष्मदर्शी परीक्षण से की जा सकती है? कपास, क्या है? कपास, एक सेकेंड, चलिए, क्या है? कपास। कॉटन के रेशे को यदि सूक्ष्मदर्शी यंत्र से देखा जाए तो वह चपटा, खुरदरा तथा एक फीते अथवा रिबन के समान दिखाई देता है। मोड़े मोड़े घूमे घूमे रिबन के समान दिखाई देता है, आप लोग जानते हो, जो कई परिबलन खाए हुए रहता है, ठीक है। परिबलन मतलब वही की मुड़े मुड़े फीते के समान होता है, ठीक है। ये परिबलन यानी ट्विस्ट्स प्रति इंच 200 तक होते हैं। ये चीजें आप नोट कर लेना। प्रति इंच कितने हो सकते हैं? 200 तक हो सकते हैं। रेशे पर स्थित ये बलन व्यावृत यानी
कन्वोल्यूशंस कहलाते हैं। रेशों के ये वलन धागे की बटाई में अत्यधिक सहायक, धागे की बटाई में, एक सेकंड, कुछ भी हो जा रहा है, क्या होगा, धागे की बटाई में अत्यधिक सहायक होते हैं। कपास का रेशा जिस समय अपरिपक्व रहता है उस समय उसकी रचना दूसरे ही ढंग की होती है। उस समय यह एक गोलाकार नली के समान होता है। इस नली के मध्य में एक सूक्ष्म नलियां होती हैं जिसमें एक तरल इस सैप रहता है। ठीक है, इधर आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 65 का आंसर कर दे आप। क्वेश्चन नंबर 65 क्या है? 65 में आप लोग प्रश्न पढ़ें और आंसर करें। 65 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 65 का आंसर करें। 65 में क्या प्रश्न पूछ रहा है? आप लोग पढ़ रहे होंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा सेटिन बाजू है, कौन सा बाजू है जो सेटिन का एग्जाम्पल है? कौन सा बाजू है? बिशप बाजू है। आप लोग को मैं टाइप ऑफ स्लिप्स करा चुकी हूं। कहाँ कराया? टेलीग्राम पे। ठीक है, बिशप्स बाजू है। ठीक, और क्या है? ट्यूलिप है, लॉल्टेन है या लैल्टर्न है, कार्ट व्हील है, बेसिक डोल नॉन है, रैगलन बाजू है। कौन सा बाजू है जो सेट इन का उदाहरण है? आप लोग आंसर करें कमेंट बॉक्स में, आप आंसर करें क्या होगा, कौन सा आंसर जा रहा है। तो आप कहोगे मैम बिशप होगा। क्या होगा? बिशप होगा। तो ए तो सब में चल रहा है, केवल इसे एक स्किप कर दीजिए। ठीक है, अब दूसरे पे क्या होगा? टूलिप होगा। तो बी चल रहा है, कहाँ चल रहा है? तो बी इसमें भी नहीं है, बी इसमें भी नहीं है। आपका आंसर हो गया ए, यानी ABCD। बिशप होगा, टूलिप होगा, लैल्टर्न होगा एंड कार्ट व्हील होगा। ये सब क्या है? ये सेटिन बाजू के एग्जाम्पल हैं और उदाहरण हैं। इसको आप लोग नोट करके रख लीजिएगा। ठीक है, इसको फोटो खींच ले, स्क्रीनशॉट खींच ले, क्योंकि ये सब क्वेश्चन बनते रहते हैं। इसका आंसर करो, पहले अभिकथन पढ़ो फिर इसका आंसर बताइएगा। अभिकथन क्या है? कुपोषित माताएं बच्चे को सफलतापूर्वक स्तनपान करवा सकती हैं। क्यों? अगर मदर कुपोषण से ग्रसित है, कुपोषित है, तो वो क्या अपने बच्चे को सफलतापूर्वक स्तनपान करवा लेगी? तो आप कहोगे मैम अभिकथन गलत है। ठीक, क्या है? अभिकथन गलत है। अत्यधिक कुपोषण की अवस्था में भी माँ के दूध की मात्रा व गुणवत्ता पर प्रभाव नहीं पड़ता है। बताओ, दोनों चीज क्या है? अभिकथन और कारण दोनों क्या है? दोनों ही गलत हैं। क्यों? कुपोषित माताएं बच्चे को सफलतापूर्वक स्तनपान करवा सकती है। अगर माता कुपोषित हो तो क्या उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बच्चे को दूध पिलाने में? आप लोग इसका आंसर देखो क्या है। हमें तो लग रहा है दोनों गलत होगा, लेकिन इसका आंसर ये है कि ए सही और आर गलत है। आप लोग इसका आंसर बताना कि सही कहा गया है क्या। कुपोषित माताएं बच्चे को सफलतापूर्वक स्तनपान करा सकती हैं, लेकिन अत्यधिक कुपोषण की अवस्था में माँ की दूध की मात्रा व गुणवत्ता पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। चलो इसी के अकॉर्डिंग हम लोग जाएंगे, या नीचे एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, इधर बता दो आप लोग क्या प्रश्न है। 81 का आंसर कर दे। क्या है? आप लोगों को मैच कराना है, क्रम से लगाना है। आप इस सब प्रश्नों में तो बहुत माहिर हैं लगाने के लिए। ये किसका प्रक्रिया है? सूती वस्त्र तैयार करने के अंतर्गत निम्नलिखित चरणों को सही क्रम से व्यवस्थित करें। आप बता दो क्या क्या होगा। सूती वस्त्र बनाना है, आप बताओ क्या करोगे, कैसे क्रम से आप लगाएंगे तैयार करने के लिए। सबसे पहले क्या करेंगे? स्काउरिंग, डिजाइनिंग, टेंडरिंग, ब्लीचिंग, कैलेंडरिंग, सीजिंग, मर्सराइजिंग। ठीक, तो ये सारी प्रक्रिया तो बड़े बाद की आएगी। सबसे पहले क्या प्रक्रिया होगा? आप लगा दो मैम, सबसे पहले साइजिंग होगा। क्या होगा? साइजिंग होगा, यानी सीजिंग होगा। यहाँ पे मैंने रोका ही नहीं, उड़ गया ऊपर। ठीक, क्या होगा सबसे पहले? अब इतना दिख रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, तो क्या होगा सबसे पहले? आप कह रहे हो मैम सीजिंग होगा या साइजिंग होगा। ठीक है, तो यफ वाला आप लोगों को मिल गया। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद डिजाइनिंग होगा। क्या होगा? उसके बाद डिजाइनिंग होगा। ठीक,
थर्ड के बाद क्या होगा, एफ बी दोनों में चल रहा है। फिर तीसरे नंबर पे क्या होगा, स्काउरिंग होगा। क्या होगा, स्काउरिंग होगा। तो आंसर तो आपका मिल गया कि बी है। उसके बाद क्या होगा, हम लोग को क्रम पूरा लगाना है। फिर स्काउरिंग के बाद ब्लीचिंग होगा। ब्लीचिंग के बाद क्या होगा, मर्सराइजिंग होगा। मर्सराइजिंग के बाद क्या होगा, आप कहोगे मैम टेंटरिंग होगा। और टेंटरिंग के बाद क्या होगा, लास्ट में कैलेंडरिंग होगा। इस प्रक्रिया को आप स्क्रीनशॉट लेकर के चाहे तो रख सकते हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट बना करके आप चाहे तो रख सकते हैं, ठीक। अब इधर आ जाओ, 73 का आंसर कर दें। क्या है 73 का, आप लोगों से हमेशा हम पूछते रहते हैं कि आप इसका आंसर करिए। 73 का क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी सिलाई कसूती नहीं है। कसूती की कढ़ाई क्या नहीं है, आप आंसर कर दो। ऑप्शन ए गवंती है, ऑप्शन बी फंदा है, ऑप्शन सी मेंथी है, ऑप्शन डी मुर्गी है। अब आप बता दो क्या नहीं होगा। आप आंसर कर रहे हो मैम कि इसमें जो फंदा है ये आंसर नहीं होगा। क्या नहीं होगा, फंदा नहीं होगा। विस्तार से दिया, हम लोग जरूर पढ़ेंगे। गवंती मेंथी मुर्गी कसूती कढ़ाई है, लेकिन फंदा कसूती कढ़ाई नहीं है। इसकी जगह पे कौन सी पार्ट आके हैं, आप बता सकते हैं। गवंती, मेथी, मुर्गी और नेंगी। क्या होता है चौथा, चौथा नेंगी होता है, ठीक है, या नेगी होता है, ठीक है। तो फंदा क्या है, कसूती का नहीं है। फंदा कढ़ाई चिकनकारी का प्रकार है। इस टाके का उपयोग चावल के दाने, गेहूं की बाली एवं अन्य अनाजों के नमूने बनाए जाते हैं। किससे, फंदे से, ठीक है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि यह फ्रेंच नॉट यानी फ्रेंच गांठ, नॉट को इंग्लिश में गांठ को क्या कहते हैं, नॉट, टाके का ही दूसरा परिवर्तित रूप है। इससे उभरे हुए नमूने बनाए जाते हैं। यानी इस तरीके से जो भी उभरे उभरे नमूने होते हैं ये किससे बनाए जाते हैं, इसी से ही बनाए जाते हैं, जिसे फ्रेंच नॉट कहा जा रहा है, ठीक है। अब इधर आंसर कर दें, क्वेश्चन नंबर 74 का आंसर कर दें। जैविक प्रौढ़ता से संबंधित विकास अथवा रोग नहीं है। ऑप्शन ए बुलिमिया है, ऑप्शन बी प्रेसबाइक्यूसिस है, ऑप्शन सी मैकुलर रोग है, ऑप्शन डी मस्तिष्क रोग यानी डिमेंशिया है। डिमेंशिया, डर्मेटाइटिस, क्या है, डर्मेटाइटिस और डायरिया, डायरिया और लास्ट में मैंने लिख दिया डेथ। ये किसके कमी से होने वाली बीमारी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। फिलहाल इसका आंसर तो आप दे ही, इसका आंसर आप दे रहे हो कि मैम इसका आंसर हो जाएगा ए यानी बुलमिया। बुलमिया नर्वोसा क्या होता है, और एक ऐसे ही कुछ होता है बुलमिया नर्वोसा, और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो ईटिंग डिसऑर्डर होता है ना बुलमिया, और एक क्या होता है, बुलमिया में क्या होता है, ज्यादा खाए जाते उसे पता ही नहीं चलता कि रोकना कब हो। और एक क्या होता है बुलिमिया नर्वोसा, दूसरा मुझे याद ही नहीं, शब्द ही नहीं याद आ रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ आंसर कर रहे हो डर्मेटाइटिस, डायरिया, डेथ और डिमेंशिया। ये विटामिन B3 के कमी से होता है, यानी नियासिन के कमी से होता है। इसके बारे में हम लोग थोड़ा पढ़ लें। प्रेसबाइक्यूसिस, मैकुलर रोग, मस्तिष्क रोग जिन्हें डिमेंशिया कहा जा रहा है, जैविक प्रौढ़ता से संबंधित विकास अथवा रोग है। लेकिन बुलिमिया जैविक प्रौढ़ता से संबंधित विकार अथवा रोग नहीं है। बुलिमिया क्या है, बुलिमिया एक डिसऑर्डर होता है, ईटिंग डिसऑर्डर है, ठीक है। इधर बता दो आप लोग 75 का आंसर कर दे। समूह, कुल, वंश, गांव तथा सामाजिक वर्ग की सीमाओं के अंतर्गत विवाह की प्रथा जानी जाती है। ऑप्शन ए बहिर्गोत्र विवाह यानी एक्सोगोमी, ऑप्शन बी सगोत्र विवाह यानी एंडोगोमी, ऑप्शन सी प्रतिलोम विवाह यानी हाइपोगामी, अनुलोम विवाह यानी हाइपरगामी। क्या होगा आंसर, तो आप कह रहे हो मैम अपने समूह में, कुल में, वंश में जब इन सब में शादी की जाती है तो क्या हो जाएगा, गोत्र विवाह यानी 100 गोत्र, 100 मतलब 7, अपने गोत्र के साथ, हम जिस कास्ट के भी हों उस कास्ट में हमारी शादी हो, हम जिस गोत्र में हो, जिस कुल में हो, जिस वंश में हो उसमें शादी हो रही, तो क्या है 100 गोत्र विवाह यानी एंडोगॉमी। और अपने कुल से बाहर, अपने समूह से बाहर, अपने वंश से बाहर अगर शादी हो रही है तो उसको हम क्या कहेंगे, एक्सोगॉमी यानी बहिर्विवाह, ठीक है, और बहिर्गोत्र। और ये प्रतिलोम अनुलोम क्या है, प्रतिलोम विवाह का मतलब हो गया
हाइपर हाइपो दे रहा है ना। मैंने आप लोगों को कल ही बताया था कि हाइपो का मतलब होता है निम्न और हाइपर का मतलब होता है उच्च। तो जब निम्न कोटि का लड़का होगा, निम्न कोटि की लड़की होगी और उच्च कोटि का लड़का होगा तो क्या होगा? निम्न कोटि की लड़की और उच्च कोटि का लड़का होगा तो क्या होगा? प्रतिलोम विवाह होगा, हाइपरगामी हो हाइपोगामी होगा। और जब अनुलोम विवाह होता है तो अनुलोम विवाह में लड़की निम्न कोटि की होगी और लड़का हाई मतलब कोटि का होगा, कुल का होगा, तब शादी। फिर से एक बार कंफर्म हो जा, शायद मुझे लग रहा मैं उल्टा बता रही हूँ। प्रतिलोम का मतलब होता है, प्रतिलोम का मतलब कि लड़का हाई है, बॉय क्या है, बॉय जो है हाई फैमिली से है, हाई कुल से है, और लड़की क्या है, निम्न कुल की है। और हाइपरगामी में क्या होता है, लड़की निम्न कुल की होती है और लड़का हाई कुल का होता है। आप लोग बताना क्या मैंने सही बताया कि मैं खुद कंफ्यूजन में हूँ? पता नहीं क्यों लग रहा है कि मैं कंफ्यूजन में चली गई। ठीक, आप लोग इसका आंसर बता देना। फिलहाल इसका आंसर बी हो जाएगा। ये अनुलोम विवाह प्रतिलोम विवाह क्या मैंने सही बताया? ओहो, चलो बढ़िया दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देख लो क्या है। समूह, कुल, वंश, गांव तथा सामाजिक वर्ग की सीमाओं के अंतर्गत विवाह की प्रथा सौगोत्र विवाह यानी एंडोगॉमी प्रथा के नाम से जानी जाती है। गांव, वंश, जाति और वर्ग 4 प्रकार के एंडोगामी हैं। गांव एंडोगामी को गांव या क्षेत्र के भीतर शादी की आवश्यकता होती है। यह भौगोलिक सीमाओं को सुदृढ़ करने के लिए अक्सर किया जाता है। जैसे पहले क्या था, और वो राजा महाराजा अकबर उकबर लोग शादी करते थे। ठीक है, वंशावली एंडोगॉमी एक ही वंश के लोगों के बीच विवाह को संदर्भित करता है। इसका तो एक्सप्लेन ही नहीं किया, जिसके लिए हम लोग कूद रहे थे। खैर कोई बात नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर कर दें। ऊन काटने की प्रक्रिया को क्या करना है, क्रम से लगाना है। आप आंसर कर दें, ऊन उत्पादन का सही क्रम क्या होगा? आप क्या रखेंगे सही क्रम पे? ऊन की कटाई आपको करनी है। ठीक, आप कैसे क्या करेंगे? आप सबसे पहले क्या करेंगे, ऊन को हम सियरिंग करेंगे। क्या करते हैं? सियरिंग करते हैं, यानी कटाई करते हैं। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम ग्रेडिंग करेंगे। ग्रेडिंग मतलब क्या हुआ, हम श्रेणीकरण करेंगे। क्या करेंगे? श्रेणीकरण करेंगे। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, हम कार्बोनाइजिंग करेंगे। कार्बोनाइजिंग मतलब क्या करेंगे, उसके अंदर की हम गंदगी को निकालेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, हम कार्बोनाइजिंग करेंगे। देन क्या करेंगे, देन हम धुनेंगे। क्या करेंगे, हम आप लोग को हमेशा बताते हैं पहले कॉर्डिंग करते हैं फिर कॉम्बिंग करते हैं। तो कॉर्डिंग मतलब क्या हो गया, धुनाई हो गया। फिर क्या होगा, कॉम्बिंग होगा। क्या होगा, कॉम्बिंग होगा। तो जहां पे ऑप्शन होगा AEDBC, क्या होगा, AEDBC, वहां आपका आंसर हो जाएगा AEDBC। AEDBC, तो AEDBC आपका ये हो गया आंसर। सही हमने मिला लिया। ठीक है, इधर आप लोग देख लो, शेयरिंग यानी काटना, श्रेणी में रखना यानी ग्रेडिंग करना, कार्बोनाइजिंग धुनाई यानी कार्डिंग, कंघी करना यानी कॉम्बिंग करना। ठीक है, ये क्या था, ये आपका ऊन लगाने का प्रतीक वो था, क्रम था। और 40 कौन सा क्वेश्चन है, 49 का आप लोग मैच कराओ। ऐसा कल भी क्वेश्चन आया था आप लोग को मैच कराने के लिए। 49 का आप क्वेश्चन मैच करा दे, क्या होगा? 49 का आप क्वेश्चन मैच करा दे। प्रश्न आप लोग पढ़ते रहें। प्रश्न क्या है, 49 का प्रश्न है सर्व शिक्षा अभियान किस पे जाएगा? आप आंसर कर रहे हो कि मैम सर्व शिक्षा अभियान जो आपका होगा 2001 कब आया, 2001 पे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कब आया, 15 में। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आया 15 में। आप लोगों ने कल भी मैच कराया था। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी नरेगा, नरेगा कब आया आप कहोगे मैम 6 में आया। कब आया, नरेगा 6 में आया। ये सारी योजनाएं रटे हुए होते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका योजना, इसको क्या कहते हैं, NRLM। क्या कहते हैं, NRHM नहीं, NRLM शायद होता है क्या, NRHM, नेशनल रूरल, नेशनल रूरल आजीविका को क्या कहते हैं, NRLM, L से लेवलीहुड और अभियान। चलो खैर कुछ होगा, इस समय मौके से नहीं याद आ रहा है। तो इसका क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीवन अभियान, तो इसका हो जाएगा 2011। कहाँ कहाँ जा रहा है, आप कहोगे मैम 2, 2 के बाद 3, 2 3 1 4, 2 3 1 4 कहाँ है, वही आपका आंसर हो जाएगा 2 1 2 3 4। क्या था, 2 3 1 4, 2 3 1 5, क्यों 5 पे गया था। हाँ ठीक, क्या है,
2 3 5 1, तो आंसर हो जाएगा 2 3 1 5। यही कहने में मैं गड़बड़ कर देती हूँ, ठीक है, मिलाती तो सही हूँ लेकिन बोलती गलत हूँ, ठीक। क्या है? सर्व शिक्षा अभियान 2001, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 15, राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी योजना 2006 जिसे नरेगा कहते हैं, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका अभियान या मिशन 2011। ये सन आप लोगों को अब रिपीट हो रहे हैं। अब आपको क्वेश्चन याद होने लगा होगा। क्यों? ये क्वेश्चन कितने दिन से रिपीट हो रहे हैं? सर्व शिक्षा अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये 2 क्वेश्चन नए मिले हैं, लेकिन ये दोनों क्वेश्चन क्या है? आप लोगों को रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन। और जब क्वेश्चन रिपीट होता है तो हमें प्रश्न भी याद होने लगता है, ठीक है। 47 का आंसर करें। मैच कराना आप लोगों को। अपगार स्केल क्या करता है? पीरियड ऑफ जायकोट क्या है? न्यूरल ट्यूब क्या है? वॉर्निक्स क्या है? एंड फीटस क्या है? आप आंसर दे दे, सब है क्या? ये सब है क्या? तो आप कहोगे अपगार स्केल जो होता है APGAR। अपगार क्या है? अपीयरेंस, पल्सेस, जर्मिनेशन, और क्या होता है? ए से और क्या है? आर से रेस्पायरेशन, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? एक्टिविटी। इसका मतलब क्या? एक्टिविटी, यानी बच्चा है, इस पे नंबर मिलता है। 0 से लेकर के कितने नंबर मिलते हैं आप लोग चाहे तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि बच्चा कैसा है, कितना एक्टिव कर रहा है, कलर कैसा है, सांसें कैसी चल रही हैं, क्या रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या होती है? नवजात का आकलन होता है। क्या होता है? नवजात का आकलन होता है। पीरियड ऑफ जायगोट क्या है? पीरियड ऑफ जायगोट क्या है? तो आप कहोगे पीरियड ऑफ जायगोट जो है वो क्या है? ब्लास्टोसिस की प्रक्रिया हो है जो क्या है? पीरियड ऑफ जायगोट्स है। न्यूरल ट्यूब क्या है? बहुत अच्छे से आप जान रहे हो कि न्यूरल ट्यूब क्या है। न्यूरल ट्यूब मेरुरज्जु और मस्तिष्क है। जैसे लोग प्रेग्नेंट होते तुरंत डॉक्टर के पास जाते हैं ताकि फोलिक एसिड की दवा शुरू हो जाए, ताकि ये जो न्यूरल ट्यूब प्रॉब्लम होता है, डिफेक्ट होता है, इससे बचा जा सके। वॉर्निक्स क्या है? तो आप कहोगे वॉर्निक्स क्या है? तो वॉर्निक्स जो है, जो बच्चा पेट में होता है तो उसकी त्वचा की जो सुरक्षा करता है वो क्या है? नई निर्मित त्वचा की सुरक्षा करना वॉर्निक्स है। फिट्स क्या है या फीटस क्या है? तो आप कहोगे जो ये प्रेगनेंसी की एक अवस्था होती है, सबसे लंबी प्रसव पूर्व अवधि क्या कहलाती है? फीटस कहलाती है, ठीक है। अब आप लोग देखो कौन कौन सा ऑप्शन जा रहा है। तो छठवां पहला दूसरा, चौथा छठवां पहला दूसरा, पहले इतना देखो। चौथा छठवां पहला दूसरा, चौथा छठवां पहला तीसरा, देखो यही गड़बड़ हो गया ना। मैं यहाँ तीसरा दूसरे की जगह तीसरा पढ़ ली, ठीक है। यही मुझसे हो जाता है। अब इसका आप स्क्रीनशॉट जरूर बना लीजिएगा। अपगार स्केल, नवजात का आकलन, पीरियड ऑफ जायगोट, ब्लास्टोसिस, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट क्या है? मेरुरज्जु एवं मस्तिष्क। डी क्या है? वॉर्निक्स यानी नई निर्मित त्वचा की सुरक्षा। फिट्स क्या है? सबसे लंबी प्रसव पूर्व अवधि, ठीक है। अब आंसर कर दे। 22 का आंसर आपको करना है। इसमें भी क्या है? निम्नलिखित में से परिसज्जा पे क्या करना है? आप प्रश्न पढ़ लें। परिसज्जा कपड़ों को चमक प्रदान करने के लिए दी जाती है। कौन कौन सी परिसज्जा है जो कपड़े पे चमक के लिए की जाएगी? तो चमक के लिए सबसे पहले आप कैलेंडरिंग जानते हो कि नहीं जानते हो? कैलेंडरिंग ई कहाँ है? आप कहेंगे मैम इसमें नहीं होगा, इसमें नहीं होगा, ठीक है। अब 2 में लड़ाई चल रही है, तो क्या क्या हो गया? कैलेंडरिंग हो गया। कैलेंडरिंग से कपड़े में चमक आती है। और किससे आती है? आप कहोगे मैम बीटलिंग से भी चमक आती है। किससे? बीटलिंग से भी। तो सी इसमें भी है, सी इसमें भी है। चलो बराबर बराबर का गेम हो रहा है। आप कहोगे मैम ठीक, किस चीज का? और एक आप कहोगे मैम जो गीगिंग है ये भी क्या होता है? कपड़े में चमक लाता है। तो क्या हो गया? अब आप कहोगे C D and D, तो C D और E ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही। यहाँ देख लो, बिटलिंग हो गया, गीगिंग हो गया और कैलेंडरिंग हो गया। इससे कपड़े में क्या होती है? चमक लाई जाती है। इधर आंसर कर दो। निम्नलिखित में से पुनर्विकसित सेलुलोज तंतु है। ऑप्शन ए रेयान है, ऑप्शन बी लायसोल है, ऑप्शन सी एजलोन है, ऑप्शन डी अल्पाका है।
अब इनका कूट तैयार करके आप आंसर दे, क्या होगा? पुनर्विकसित सेलुलोज है। तो आप पुनर्विकसित सेलुलोज का आंसर दे रहे हैं कि मैम पुनर्विकसित सेलुलोज हो जाएगा, रेयान होगा। रेयान को सब लोग जानते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? ये अल्पाका भी नहीं है, ये नहीं होगा। तो जहां जहां डी होगा वहां हम काट देंगे। तो आप कहोगे बस 2 एलिमिनेट हो पाया है। अब आप बता दे क्या होगा? आप कह रहे हो मैम लायोसेल हो गया और रेयान हो गया, ये दोनों क्या हैं? ये पुनर्निर्मित सेलुलोजिक तंतु हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी हो गया। आंसर भी देख लो। अब इधर आ जाओ आप, क्वेश्चन नंबर 33। आप इधर का प्रश्न पढ़ लें। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है? 33 क्या है? आप आंसर पढ़ लें, प्रश्न पढ़ लें फिर आंसर दें। 33 का क्या होगा? शिशु के जन्म के पश्चात पहले कुछ दिनों तक स्रावित होने वाले कोलेस्ट्रम से शिशु में रोग प्रतिरोधक कहाँ गया? रोग प्रतिरोधक क्षमता निर्मित होती है। फिर कारण क्या कह रहा है? कारण क्या कह रहा है? कारण कह रहा है कि कोलेस्ट्रम जो है, कोलेस्ट्रम में गामा ग्लोब्यूलेंस और विटामिन ए भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। अब आप बताओ क्या ये दोनों कथन और अभिकथन कारण सही हैं? क्या है? यहाँ पे कूट दिया हुआ, अब आप पढ़ लो। कथन ए सही और आर गलत है। ऑप्शन बी, कथन ए गलत और आर सही है। ऑप्शन सी, कथन ए और आर दोनों सही है। ऑप्शन डी, कथन ए और आर दोनों गलत हैं। तो दोनों गलत तो नहीं है। आप कहोगे मैम दोनों सही हैं, यानी विकल्प आपका सी हो जाएगा, ठीक है। यहां पढ़ लो विस्तार से। शिशु के जन्म के पश्चात कुछ दिनों तक स्रावित होने वाले कोलेस्ट्रम को शिशु में रोग प्रतिरोधक क्षमता निर्मित होती है। कितने दिन? 2 से 3 दिन या 4 दिन तक वो क्या होता है? कोलेस्ट्रम उसमें होता है, ठीक है। यदि कोलेस्ट्रम में गामा ग्लोबुलेंज और विटामिन ए भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, क्योंकि ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर करेंगे क्या? 34 पूरा नहीं आया, छोड़ दीजिए, इसमें विकल्प भी नहीं। अब 63 का आंसर आप करिए। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत अच्छा है और ये क्वेश्चन अब आपसे बनेगा क्योंकि कई बार मैं करा चुकी हूं। आप बता दें क्या है क्वेश्चन नंबर? कौन सा है जी? क्वेश्चन नंबर एक बार देख लें। क्वेश्चन नंबर 63, हाँ, क्वेश्चन नंबर 63 का आप आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 63 आपको मैं मैच कराना बताऊं। पहले आप मैच कराओ जिन्हें जान रहे हो। आप कहोगे मैम हम टमाटर को जानते हैं लेकिन टमाटर वाला इसमें दिया ही नहीं है। चलो ठीक, नहीं दिया, छोड़ दो। लहसुन को भी तो आप जानते हो। तो आप कहोगे मैम लहसुन को तो हम जरूर जानते हैं। तो जानते हैं तो लगाइए। बहुत अच्छा, एक चीज, सबसे बढ़िया एक चीज आपको मिला, विटामिन ई और बादाम, ठीक है। डी का 5 कहाँ है? तो डी का 5 केवल एक में है। हमने सबको एलिमिनेट कर दिया। क्यों? ऐसे क्वेश्चन लगाए जाते हैं। सारे बहुत कठिन कठिन ऑप्शन थे ना। आप कहोगे अगर ये सेलेनियम छोड़ दो और एक फ्लेवोनाइड छोड़ दो तो बाकी सब कठिन थे, ठीक है। आज इसमें से बहुत ही कठिन विटामिन ई दिया है। तो सेलेनियम होगा समुद्री खाद्य पदार्थ, फ्लेवोनाइड्स होगा लहसुन और विटामिन ई होगा पालक, अरे बादाम। इसके अलावा आपको बता दें ये दोनों नहीं मुझे आ रहा था, ठीक है। दिमाग लगाती तो भले ही आ जाता, लेकिन ऐसे अभी तुरंत नहीं आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे? इसका आंसर तो हमें मिल गया है। पहले का 3, सेलेनियम जाएगा समुद्री खाद्य पदार्थ पे। फ्लेवोनाइड्स आपको मैं बता दूं, जो भी चीजें व्हाइट होती, गोभी हो गया, लहसुन हो गया, प्याज हो गया, ये सब क्या होते हैं? इनमें फ्लेवोनाइड्स होते हैं, ठीक है। विटामिन ई हो गया बादाम में। पालक में क्या होता है आप ये बता दो। तो आप कहोगे मैम अल्फा लियोपिक एसिड जो है ये पालक में हो जाएगा, यानी स्पिनिच में होगा। अब एक आपका ऑप्शन बचता है ग्लूटाथायोन। तो ग्लूटाथायोन कहाँ जाएगा? मैम आप यही मैच करा दें। तो ग्लूटाथायोन जो है किस पर जाएगा? इस पर गैस पे जाएगा। तो किस पे जाएगा? इस पर गैस पे जाएगा। ऑप्शन आपका ए हो गया। अभी यहाँ दिखाऊंगी तो आप लोग स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। सेलेनियम समुद्री खाद्य पदार्थ, फ्लेवोनाइड्स
लहसुन, ग्लूटामाथोन, ग्लूटाथामोन, एस्परगस, अब क्या है विटामिन ई बादाम में, और अल्फा लियोपिक एसिड पालक में। स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, ठीक है। इधर आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 66। ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आप लोग मैच कराएं कहाँ किया जा रहा है, आप लोग मैच करा दो। 66 का ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था, इसलिए मैंने ले लिया। आप लोग ये तो नहीं सोच रहे हो कि मैम कितना बड़ा बड़ा क्वेश्चन ले आ रही हैं। मैं मेरे लाने का उद्देश्य ये अब हो गया है कि एक साथ में आप 5-5 6-6 क्वेश्चन कर रहे हो, ठीक है। अगर आप सिंगल एग्जाम के नजरिए से देखो, अगर आप नेट का एग्जाम स्किप कर दो तो आपको एक साथ में यहाँ पे 5 प्रश्न है, आप एक साथ में 5 प्रश्न पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग कम समय में ज्यादा से ज्यादा लेकर के चलने की कोशिश कर रहे हैं, तो इससे कोई भी घबराएगा नहीं। कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके मेरा हौसला बढ़ा सकते हो कि मैम आप डरिए नहीं, हम लोग इस प्रश्न को कर ले रहे हैं, हम लोग कर पाएंगे, आप ऐसे क्वेश्चन लाते रहें, ठीक है। मुझे कहीं ना कहीं अंदर से लगता है कि पता नहीं बच्चों को ऐसा तो नहीं लग रहा है कि हम लोग तैयारी कर रहे हैं एलटीटी जीटी पीजीटी और करा रहे नेट का। तो आप लोग ऐसा कभी कभी कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो सारे बच्चे, ताकि मुझे ये लगे कि ठीक है आप लोग क्वेश्चन से खुश हो, क्वेश्चन अच्छा लग रहा है, मैं ऐसे क्वेश्चन कंटिन्यू कर सकती हूँ, ठीक है। ऐसा आप लोग कुछ अपना बता देते हो तो मुझे भी लगता है चलो ठीक है। एक दो बच्चे भी कमेंट कर देते हैं ना, तो ये लगता है चलो ठीक है, ठीक है। तो विकलांग व्यक्ति कहाँ जाएगा, किस पे मैच होगा, बाल यौन अपराध कहाँ मैच होगा, बाल श्रम किस पे मैच होगा, कानून विरोधी बालक किस पे मैच होगा, और हिंदू दत्तक ग्रहण किस पे होगा। तो आपको एक चीज इसमें से बहुत तेजी से या बहुत जल्दी से आ गया, आप कहोगे मैम हिंदू दत्तक ग्रहण हम हामा जानते हैं, क्या जानते हैं, हामा जानते हैं। तो ई का 5 किस पे होगा, आप कहोगे मैम पहले आप ऐसे रहने दें, हम लोग इकट्ठा मैच कराएंगे। अब इसके बाद आप एक और जान रहे हो, पॉस्को, जान रहे हो कि नहीं जान रहे हो, तो बिल्कुल मैम हम पॉस्को को जान रहे हैं, और पॉस्को जाएगा बाल यौन अपराध पे, किस पे जाएगा, बाल यौन अपराध पे। अब बाल श्रम को आप देख लो, क्या बाल श्रम नहीं आप जान रहे हो, तो आप कहो कि मैम बाल श्रम तो नहीं, लेकिन हम पीडब्ल्यूडी जान रहे हैं, क्या जान रहे हैं, पीडब्ल्यूडी जान रहे हैं। तो क्या होगा पीडब्ल्यूडी, फिजिकल फिजिकल रूप से जो व्यक्ति विकलांग होते हैं उनके लिए क्या है, पीडब्ल्यूडी है, क्या है, पीडब्ल्यूडी है। तो आप जान तो सब रहे हैं। अब बाल श्रम क्या आप नहीं जान रहे हो, तो बाल श्रम हम जान रहे हैं चाइल्ड लेबर, यानी सीएल कहाँ होगा, तो सीएल कहाँ होगा, सी यहाँ दिख गया, ठीक, क्या होगा, सीएल पीएनडी अधिनियम, ठीक है। अब इधर आ जाओ, इधर यानी कि इधर कानून विरोधी बालक, तो कानून विरोधी बालक क्या हो जाएगा, जुवेनाइल जस्टिस, ये वाला आंसर हो जाएगा, यानी डी का 3 हो जाएगा, कहाँ हो जाएगा, डी का 3 हो जाएगा, ठीक। अब आप मैच करा लो, कहाँ गया, 2 4 1, 2 4 1 3 5, 2 4 2 4 1 3, 2 4 1 3, 2 4 1 3 कहाँ, 2 4 1 3, ठीक है। 2 4 1 3 सब गलत, एक वाला सही हो गया, ठीक है। अब यहां देख लो क्या है, विकलांग व्यक्ति के लिए पीडब्ल्यूडी अधिनियम, यौन बाल यौन अपराध के लिए पॉस्को, ये पीडब्ल्यूडी कब आया, सन आप लोग पढ़ लीजिएगा, पॉस्को कब आया ये भी आप लोग जान लीजिएगा, ये सीएल चाइल्ड लेबर कब आया, जितने भी दिया है सबका आप लोगों का होमवर्क है कि सबके सन को कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, ठीक है। पास्को का मैं बता दूं 2012 है, बाकी आप लोग जितने भी हैं सबका सन आप लोग क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, ठीक है। इधर आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 15 का क्या है, आपको आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 15, आंसर करें, निम्नलिखित तंतुओं में से कौन से तंतु पौधों के पत्ते से प्राप्त होते हैं, आप बता दो। पत्ते वाले फाइबर कौन सा, ये तो मैं आप लोग को हमेशा कराती रहती हूँ कि सीड फाइबर कौन सा है, बास्ट फाइबर कौन सा है, लीफ फाइबर कौन से हैं, आप बता दो। आप कह रहे हो, और वो कौन से फाइबर होते हैं, अरे एक सेकेंड स्क्रीन कुछ है, ठीक, वो कौन से फाइबर होते हैं, तो वो जो फाइबर होते हैं भाई, अरे मिनरल्स फाइबर कौन से होते हैं, कौन कौन आते हैं, हम सब आप लोगों को करा रखे हैं। आप आंसर दे दें, आप अपना आंसर लिख दे तब मैं बताऊं। सीड वाले फाइबर कौन कौन से हैं, तो सीड वाले फाइबर हैं कापोक और कपास, यानी कापोक एंड कॉटन क्या होते हैं, सीड फाइबर होते हैं। हेम्प हो गया, रेमी हो गया, कोयार हो गया, ये सब जूट हो गया, ये सब क्या है, तना वाले फाइबर हैं।
अब बचा आपका, इसमें पूछ रहा पत्ती वाले फाइबर कौन से हैं। तो पत्ती वाले फाइबर कौन होंगे, आप अपना आंसर दीजिए कि मैम पत्ती वाले फाइबर जो होंगे, एक तो होगा पीना और एक होगा क्या, पीना। तो एक किसमें है, आप अपना आंसर खोज लें। एक एक किसमें है, आप कहोगे इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो इसी में कोई होगा। तो आप कहोगे मैम पीना एंड सीसल जो है क्या है, पत्ती वाले फाइबर हैं, लीफ फाइबर है। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को मैं विस्तार से पढ़ाऊंगी। ठीक, वनस्पति रेशे पौधे के पत्तों से प्राप्त किए जाते हैं। इसके अंतर्गत पीना एवं सीसल आते हैं। क्या आएंगे, सॉरी, पीना एवं सीसल आएंगे। पीना ये अनानास की यानी पाइनएप्पल की पत्तियों से प्राप्त किए जाते हैं। इस समय आप लोग देख रहे हो मार्केट में पाइनएप्पल का क्या है, सीजन आया हुआ। ठीक है, हर जगह खूब रेड रेड पाइनएप्पल मिलते हैं। ठीक, इसके रेशे मुलायम, श्वेत, चमकदार, कोमल एवं कांति युक्त होते हैं। इसके रेशे से कोमल, मजबूत एवं टिकाऊ वस्त्रों का निर्माण होता है। आप लोग सोच सकते हो, लेकिन सब कुछ होता है। सीसल क्या है, सीसल के रेशे सीसल के पौधे से प्राप्त किए जाते हैं। इसकी पत्तियां जमीन के पास जड़ से ही निकलती हैं। कहाँ से, जमीन के पास से, जड़ से ही इनकी पत्तियां निकलती हैं। जमीन से निकली इन पत्तियों को हाथों से तोड़कर, पटक पटक कर व खुरच कर सावधानी से रेशों को निकाला जाता है। आप लोग नेट पे सर्च करके सीसल को देख सकते हैं। ठीक है, जो चीजें ना समझ में आए तो हम लोग को नेट को हेल्प ले लेना चाहिए। ठीक है, अब आपको क्या लगाना है, क्रम विटामिन ए की कमी की विकार लगाना है। आप लोग इसका आंसर मैच करके लगाओ। मैं यहाँ आप लोगों को ट्रिक बताना चाहूंगी। ठीक है, क्या बताना चाहूंगी, ट्रिक बताना चाहूंगी। ठीक है, और आप लोग कहोगे मैम कैसा ट्रिक आप बताएंगी, तो वो ट्रिक आपको अभी पता चलेगा कि मैं आपको कैसा ट्रिक बताना चाह रही हूँ। ठीक है, पहले आप लोग अपना प्रश्न लगाते रहो, फिर मैं ट्रिक बताऊंगी। इस प्रश्न पे मैं समय दूंगी आपको। ठीक है, आप आंसर करें क्या होगा, आप आंसर अपना करिए क्या होगा। ऑप्शन ए है, प्रश्न ऑप्शन नंबर ए है, क्या है, जीरोप्थेल्मिया, रतौंधी, ठीक है, ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियोपोरोसिस, क्रेटिनिज्म, और क्या है, क्रेटिनिज्म और कैरेटोमलेशिया। इसमें से क्या होगा जो विटामिन ए की कमी से होगा, आप लोग ये खोज लो। मैं पहले आप लोग को ट्रिक खोज लूं कि ट्रिक मुझे आपको बताना है। ठीक है, ट्रिक तो मुझे याद है, लेकिन सीक्वेंस नहीं मुझे याद है, और वो मुझे आपको याद करवाना है। ठीक है, अभी मैं आपको ट्रिक लिखवा दे रही हूँ। आप लोग अपना आंसर दे करके थोड़ा सा इस प्रश्न पे समय दे लो, क्योंकि मुझे थोड़ा सा टाइम लग रहा है। ठीक, ट्रिक तो आपका है RGB। आप लोग पहले अपना ट्रिक लिखो, RGB कंजिकर्निकेरे। क्या है, RGB कंजिकर्निकेरे, क्या होगा, RGB कंजिकर्निकेरे। आप ये ट्रिक लिख लें, मैं आपको अभी लिखवा दे रही हूं। आपका ट्रिक क्या है, एक सेकेंड, आपका ट्रिक है RGB कंजिकर्निकेरे। ठीक है, इस ट्रिक को आप लिख लो। कैसे लिखोगे, लिखने के लिए भी मैं बता दे रही हूं। र, ठीक, र जी, आप लोग थोड़ा सा इस पे समय दे दें। बी, कंज उधर जगह नहीं था तब मैं यहां लिख रही हूं। ठीक है, कंज करने के रे। ठीक, अब मैं एक एक शब्द को मैं अब बता रही हूं। ठीक है, एक एक शब्द आप लोगों को मैं बताऊंगी कि किसका क्या मतलब हुआ। ठीक है, र से क्या हुआ, र से रतौंधी, आप लोग लिखते चलें। क्या हुआ, र से रतौंधी, र से रतौंधी हो गया। ठीक है, क्या हुआ, र से रतौंधी हो गया। ज से क्या हो गया, ज से हो गया जीरोप्थैल्मिया। क्या हो गया, ज से जीरोप्थैल्मिया, र से रतौंधी, ज से जीरोप्थैल्मिया। आप लोग लिखते चले, र से हो गया रतौंधी और ज से जीरोप्थैल्मिया। ठीक है, आप लोग लिख लो, र से क्या हो गया रतौंधी, ज से जीरोप्थैल्मिया, और बी ये जो मैंने लिखा बी से क्या हो गया, तो बी से बाइटोट स्पॉट हो गया। क्या हो गया, बिटॉट स्पॉट या बाइटोट स्पॉट हो गया। ठीक है, अब जेरोसिस कंजक्टाइवा, क्या हुआ, जेरोसिस कंजक्टाइवा, तो र हो गया, र से क्या हो गया रतौंधी, ज से जीरोप्थैल्मिया और बी से बाइटोट स्पॉट हो गया। ठीक है, अब क्या 4 नंबर पे आया, जीरोसिस कंजक्टाइवा।
तो जीरोसिस कंजक्टाइवा में 002 में लगा हुआ है, तो 0 को हटा करके क्या हमने कर दिया, कंजक्टाइवा। यहां से मैंने ले लिया कंजक्टाइवा, क्या ले लिया, र से रतौंधी, ज से जीरोप्थैल्मिया, बी से बाइटोट स्पॉट, और कंज से क्या हो गया, कंज से जेरोसिस कंजक्टाइवा, क्या हो गया, जेरोसिस कंजक्टाइवा। अब फिफ्थ नंबर पे क्या है, जेरोसिस कार्निया, क्या है, जेरोसिस कार्निया। तो कार्निया का मैंने कर्ण ले लिया, क्या ले लिया, जेरोसिस तो सामने सामने सेम था, मैंने इसका क्या ले लिया, कर्ण ले लिया, ठीक है। और केरे क्या ले लिया, केरे मतलब कैरेटोमलेसिया। ये आंख में होने वाले 6 बीमारियां हैं, कौन सी बीमारियां हैं, 6 बीमारियां हैं, और 6 का क्रम क्या है, रतौंधी, क्या है, रतौंधी, जीरोप्थैल्मिया, ठीक है, बाइटोट स्पॉट, और क्या है, बाइटोट स्पॉट, जेरोसिस कंजक्टाइवा, क्या है, जेरोसिस कंजक्टाइवा, और क्या होगा, जेरोसिस कार्निया, क्या होगा, जेरोसिस कार्निया, और क्या होगा, कैरेटोमलेसिया। सबसे लास्ट में व्यक्ति के क्या होता है, कैरेटोमलेसिया होता है। सबसे शुरू में क्या होता है, तो शुरुआती में रतौंधी होता है। ये प्रश्न पूछता है कि आंख में होने वाले बीमारियों के क्रम में सबसे पहले क्या होगा, तो आपका आंसर होगा सबसे पहले रतौंधी होगा। इस प्रश्न पे मैंने बहुत समय दिया, आप ये मत सोचना कि मैम क्या कर रही हैं, आपको मैं सिखा रही हूँ, और इस एक क्वेश्चन से, एक ट्रिक से जितने भी आंख में होने वाले बीमारी हैं उनका आपको मैं सिक्वेंस याद करा रही हूँ, ठीक है। तो आप क्या कहोगे, सबसे पहले मैम रतौंधी होता है, सबसे लास्ट में कैरेटोमलेशिया होता है। ट्रिक आप लोग पढ़ लो, रजीवी कंजकर निकेरे, क्या है, रजीवी कंजकर निकेरे। एक बार फिर से पढ़ लो, रतौंधी, जीरोप्थैल्मिया, बाइटोट स्पॉट, जेरोसिस कंजक्टाइवा, क्या है, जेरोसिस कंजक्टाइवा, जेरोसिस कार्निया, जेरोसिस कार्निया एंड कैरेटोमलेशिया। आप ट्रिक को, वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। मैं फिर से एक बार ट्रिक पढ़ दे रही हूँ, रजीवी कंजकर निकेरे, रजीवी कंजकर निकेरे। ये सब मेरे ट्रिक हैं, अपने ट्रिक खुद के बनाए हुए हैं, ना कि मैंने किसी का ट्रिक लिया है, ठीक है। आप इस तरीके से करके, ये क्या हो गया, आंखों का सीक्वेंस हो गया, ठीक है, कि कौन सी बीमारियां कब होती हैं, किस स्टेज में होती हैं, आपको ये चीजें मैंने बता दिया। अब आप अपना यहाँ आंसर कर दें कि क्या होगा। तो आप कह रहे हो मैम जीरोप्थैल्मिया होगा, रतौंधी होगा, और कैरेटोमलेशिया होगा। तो क्या हो जाएगा, नंबर 1, 2 एंड 5, क्या होगा, नंबर 1, 2 एंड 5 कहाँ गया, नंबर 1, 2 एंड 5, नंबर 1, 2 एंड 5 कहाँ, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। क्या आपका आंसर हो गया, आपका आंसर हो गया सी, क्या हो गया, आपका आंसर हो गया सी, ठीक है, क्या हो गया, सी हो गया, ठीक है। इस तरीके से प्रश्न को याद करते हैं हम लोग। एक प्रश्न पढ़ेंगे, 5 मिनट 10 मिनट पढ़ेंगे, लेकिन जो पढ़ेंगे उसे कंफर्म करके जाएंगे, ठीक है। अब आप लोग को एक एक दिन मैं किसी वीडियो में मैं मधुमेह का क्रम लगवा दूंगी कि कौन कौन से बीमारियां मधुमेह में होते हैं, सब उसका भी सीक्वेंस लगा दूंगी, ठीक है। जीरोप्थैल्मिया, रतौंधी, कैरेटोमलेशिया, यहाँ केवल पूछ रहा है, अगर क्रम लगाने के लिए पूछ रहा है तो सबसे ऊपर रतौंधी होगा, सबसे नीचे कैरेटोमलेशिया होगा, क्या होगा, कैरेटोमलेशिया होगा, ठीक है। इधर आ जाओ, 10 का आंसर कर दे, इधर किसी और का है, 10 का आंसर कर दे, अब क्या होगा, चलो आंसर नहीं छिपा पा रही हूँ, 10 का आंसर आप कर दे, क्या होगा, 10 का आंसर आप कर दें, परिवार की शैक्षिक और धार्मिक गतिविधियां निम्नलिखित में से किसके हिस्से हैं, घरेलू माहौल, निकटवर्ती माहौल, व्यापक माहौल, वाह्य माहौल। तो आप कहोगे निकटवर्ती माहौल, क्योंकि आंसर दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ 11 का आंसर कर दो, ये प्रश्न बढ़िया है, आंसर करें। नीम का तात्पर्य है, यानी नीम को का फुल फॉर्म क्या है, NEEM, नीम यानी दातुन, क्या मैम, नहीं दातुन नहीं। आप अपना आंसर करें, नीम का क्या होगा। तो आप आंसर दे रहे हो, आप कह रहे हो मैम नीम का मतलब होगा नेशनल एलिमेंट्री एजुकेशन मिशन, नेशनल एलिमेंट्री एजुकेशन मिशन। तो नेशनल यानी राष्ट्रीय, राष्ट्रीय सब में है। एलिमेंट्री मतलब क्या हो गया मैम, एलिमेंट्री मतलब हो गया प्राथमिक, ठीक है। एजुकेशन मतलब शिक्षा हो गया, ठीक है। तो ये सारे तो हट गए, बस 2 ही चल रहा है। मिशन यानी ये मिल गया, यानी ऑप्शन नंबर बी हो गया, क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर कर दें। बच्चे को चॉकलेट बेचने के लिए उनका ध्यान आकर्षित करने में निम्नलिखित में से कौन सा माध्यम उपयुक्त होगा, कौन सा माध्यम उपयुक्त होगा। ऑप्शन ए रेडियो होगा, ऑप्शन बी समाचार होगा, ऑप्शन सी टेलीविजन होगा, ऑप्शन डी पर्चा होगा। यानी हम बच्चे को चाहते हैं कि बच्चा चॉकलेट बेचे, तो हम बच्चे को किससे मोटिवेट करेंगे, क्या दिखाएंगे कि बच्चा आकर्षित होगा। तो आप कह रहे हो कि मैम टेलीविजन इज द बेस्ट ऑप्शन, क्या होगा, टेलीविजन क्या हो जाएगा, परफेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है।
यहाँ देख लो क्या है, पढ़ोगे क्या? स्क्रीनशॉट ले लो, मैं नहीं पढ़ाने वाली, ठीक है? आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो क्वेश्चन लगता है ना कि मुझे ये समझा, इसमें मैं समय दूंगी। आप बता दे क्या है? UN, क्या है? UN UNCRC, क्या है? UNCRC का पूर्ण रूप क्या है? आप ऑप्शन बता दे इसका पूर्ण रूप क्या होगा। तो इसका आंसर मैं सीधे आप लोग को डायरेक्ट बताऊंगी, नहीं ऑप्शन पढ़ लो। क्या है? यूनियन ऑफ नेशंस फॉर चाइल्ड राइट कन्वेंशन। बी क्या है? यूनाइटेड नेशंस चाइल्ड राइट कमीशन। सी क्या है? यूनाइटेड नेशंस फॉर द चाइल्ड रिसोर्स कमीशन। डी क्या है? यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑफ द ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड। क्या आंसर होगा? आप आंसर तो देख लिए कि सी होगा, लेकिन इसको हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक है? अगर दिया है तो अच्छे से पढ़ेंगे। क्या है? UNCRC का पूर्ण रूप यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ द चाइल्ड है, ठीक? अनुच्छेद 1 के अनुसार 18 वर्ष से कम आयु के का प्रत्येक मनुष्य बच्चा है। आप लोग देख लो, आर्टिकल 1 में क्या कहा गया है? 18 साल से कम आयु का प्रत्येक मनुष्य क्या है? बच्चा है, ठीक है? यानी 18 साल से कम के जितने भी लोग हैं क्या हैं? बच्चे हैं, जिसे कानून द्वारा इस आयु से पूर्व वयस्क न घोषित किया गया हो। हालांकि विभिन्न कानूनों तथा योजनाओं के विकास क्षमता तथा वयस्कता के आधार बच्चों को भिन्न भिन्न रूप से परिभाषित किया गया है। क्या है? भिन्न भिन्न रूप से परिभाषित किया गया है। जैसे बाल अधिकार, बाल अधिकार क्या है? 18 वर्ष से कम आयु वाले समस्त बच्चों के लिए मूलभूत स्वायत्तता तथा जन्मजात अधिकार बाल अधिकार है। यह अधिकार आयु, भाषा, कुल, रंग, जाति, धर्म, लिंग, संप्रदाय, शारीरिक क्षमता या अन्य स्तर के आधार पर भेदभाव किए बिना समस्त बच्चों पर समान रूप से लागू होते हैं या लागू हैं। लड़कियों को भी लड़कों के समान अवसर प्रदान किए जाने चाहिए, ठीक है? बाल अधिकारों को UNCRC द्वारा निस्तारण के से सूचीबद्ध किया गया है, जिन्हें भारत द्वारा वर्ष 1992 में अंगीकृत किया गया। UNCRC ने 54 अनुच्छेदों का उल्लेख किया है, जिनमें बाल अधिकारों की निर्देशात्मक सूची का उल्लेख है। इन अधिकारों को निम्न 4 नामों के अनुसार संक्षेपित किया जा सकता है। क्या क्या है? जीवित रहने का अधिकार, विकास का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार और सहभागिता का अधिकार। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अभी मैं दिखा दूंगी सिप्टो में, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। UNCRC संयुक्त राष्ट्र ने 1989 में अंगीकृत किया था, जिसके अंतर्गत विश्व भर के बच्चों के मानवाधिकारों का वर्णन किया गया है। जीने का अधिकार, उनके विकास में बाधक कारकों से सुरक्षा का अधिकार, शारीरिक व मानसिक क्षमताओं के विकास का अधिकार। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है? इसका स्क्रीनशॉट ऐसे सिप्टो में ले लें, ठीक? यहाँ से भी ले लें, फिर यहाँ से भी ले लें, जानकारी अच्छी थी इसमें, ठीक? इधर आ जाओ आप। क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर आप कर दे तो क्वेश्चन इजी होगा। क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर आप कर दें, आंसर क्या होगा? अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। इंटरनेशनल लिटरेसी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 8 मार्च को, 8 मई को, 8 नवंबर को, 8 सितंबर को। 8 मार्च को क्या है? अंतरराष्ट्रीय वुमन डे है, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस। 8 मार्च को 8 मई को, 8 मई को क्या है? नेल्सन मंडेला दिवस है क्या? आप लोग चेक करिएगा। और 8 नवंबर को क्या है? आप कह रहे हो मैं 8 नवंबर को तो नहीं जान रहे हैं, लेकिन 8 सितंबर को क्या है? राष्ट्रीय साक्षरता दिवस है, ठीक है? कब है? 8 सितंबर को। इसको हम पूरा पढ़ेंगे। अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व साक्षरता दिवस के लिए इस साल की थीम, चलो थीम छोड़ दो क्योंकि किसकी थीम है, ठीक है? इसे हटा दीजिए, यहां से देख लो। इसका उद्देश्य क्या है? अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस विश्व में शिक्षा के महत्व को दर्शाने और निरक्षरता को समाप्त करने के उद्देश्य से
17 नवंबर 1965 को यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस मनाया गया था और वर्ष 2009 और 10 को संयुक्त राष्ट्र साक्षरता दिवस घोषित किया गया था। यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, स्क्रीनशॉट लेकर के कहीं नोट करके रख लीजिएगा। कब से मनाया जा रहा है? 17 नवंबर 1965 से। ठीक है, इधर आ जाओ आप लोग। क्या है? क्वेश्चन नंबर 11, इसका आंसर करें। टोकोफेरॉल है। टोकोफेरॉल क्या है? पहले बात तो ये बता दो कि टोकोफेरॉल है क्या। टोकोफेरॉल क्या है? विटामिन ए का केमिकल नेम है टोकोफेरॉल। अब आंसर करो। एक विटामिन है, तो जी हाँ एक विटामिन है। और क्या है? एक विटामिन है, तो जी हाँ एक विटामिन है। और क्या है? और प्रत्याक्षी कारक है। और क्या है? प्रत्याक्षी कारक है। तो इस हिसाब से क्या आंसर हो गया? 2 और 4। 2 और 4 कहाँ है? तो आप कहोगे ए में ही है, यानी आपका ऑप्शन हो जाएगा ए। अब इधर आप विस्तार से पढ़ लो। विटामिन ए का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है। क्या है? टोकोफेरॉल है। ठीक है। सन 1936 में इवॉन्स एवं साथियों ने इसे गेहूं के भ्रूण के तेल से विटामिन ए को शुद्ध रूप से अलग किया था। किससे अलग किया था? गेहूं के भ्रूण के तेल से। ठीक है। तथा इसकी रासायनिक संरचना के अनुरूप इसका नाम टोकोफेरॉल यानी टोकोफेरॉल रख दिया। ग्रीक शब्द टोकोस तथा फेरॉल से बना है। टोकोस का अर्थ है शिशु को जन्म देना। ऑफ स्प्रिंग स्पायरिंग। फेरो का अर्थ है संपन्न करना। तथा ओल एक अल्कोहल है। टोकोफेरॉल के कार्य आरबीसी के निर्माण में कोशिकाओं की रचनात्मक एकता को बनाए रखना, प्रजनन में सहायक आदि। ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। अब ये आंसर कर दें 72 का। ये भी प्रश्न आपको लिए इजी हो गया होगा, क्योंकि ये प्रश्न आप लोग लगा चुके हो। आंसर कर दे इसका 72 का आंसर कर दें। क्या होगा? प्रोसेसिंग चार्ट सबसे पहले आप देख रहे हैं। प्रोसेसिंग चार्ट कहाँ जाएगा? आप कहोगे मैम पेन और पेंसिल के साथ जाएगा। कहाँ जाएगा? पेन और पेंसिल के साथ। तो दूसरे का आपको प्रोसेसिंग चार्ट, दूसरे का 4, 2 का 4 कहाँ है? आप कहोगे मैम 1 में है। और जब भी मैं अपने मन से करने जाती हूँ, एक ही जैसे मैं करती हूँ, मुझे तुरंत आंसर मिल जाता है। इसके साक्षी आप लोग भी हो। ठीक है। अब क्या है? ट्रेडमार्क का चिन्ह कहाँ लगेगा? तो आप कहोगे मैम ट्रेडमार्क जो है ये कहाँ लगेगा? नहीं, इसको छोड़ दो, ट्रेडमार्क का नहीं समझ में आ रहा। मानक और ब्रांड, ब्रांड किस पे लगेगा? तो ब्रांड जो है, ब्रांड किस पे होते हैं? तो ब्रांड चिन्ह पे होते हैं। किस पे? चिन्ह पे होते हैं। तो पहले का 3। अच्छा, आंसर तो हम लोग को मिल ही गया है ना। प्रोसेसिंग चार्ट चौथे पे, फिर दूसरे पे क्या होगा? दूसरे पे इस हिसाब से ट्रेडमार्क जाएगा शब्द पे। ठीक है। किस पे जाएगा? शब्द पे। और मानक जाएगा डीएसआई, बीएसआई पे। किस पे? बीएसआई पे। ठीक है। अब इधर आओ, आप यहाँ आंसर करते क्या होगा? ब्रांड यानी चिन्ह, प्रोसेसिंग चार्ट पेन और पेंसिल, ट्रेडमार्क शब्द, मानो बीएसआई। ठीक है। यहाँ डीएसआई दे दिया, गलत है। इधर आ जाओ। अब यही 1-2 क्वेश्चन और होंगे, उसके बाद आप लोग का खत्म हो जाएगा। इधर आप लोग देख लो क्या है, अभिकथन और अभिकारण। प्रश्न पढ़ लें। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर आप लोग कर दे। क्या है? एथेरोस्क्लेरोसिस अधिकतर संवहनों बीमारियों की रोगात्मक प्रक्रिया होती है। ठीक। कारण क्या है? वसा एकत्रित होने से बने फलक रक्त संवाहनियों के अवकाशिका को संकीर्ण कर सकते हैं या कर देते हैं। बता दो क्या कथन सही है, गलत है? दोनों गलत है, दोनों सत्य है, आधा सत्य है। क्या क्या दिया है? आप आंसर कर रहे हो मैम कि ई और आर दोनों सत्य है। एथेरोस्क्लेरोसिस जो है हृदय से संबंधित बीमारी है, सब लोग जान रहे हैं। ठीक है। संवहनी यानी धमनी और सिरा वाली बीमारी है। ठीक। वसा एकत्रित होने से जब फैट हम लोग के शरीर में इकट्ठा हो जाता है, तो जो संवहनियां हैं वो अवकाशिका क्या है, संकीर्ण हो जाती हैं। वेन्स और सिराएं जो क्या है, इतने चौड़े होते तो और पतले ऐसे ऐसे होते चले जाते हैं। ठीक है। फिर इनमें ब्लड सर्कुलेट होने में प्रॉब्लम होती है। तो ये दोनों चीजें क्या हैं, सही हैं। ठीक है। यहाँ पे विस्तार से दिया, अब इधर पढ़ लो। बच्चा दत्तक ग्रहण करने की विशेष चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ठीक है। यानी बच्चा गोद लेने के लिए विशेष चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि दत्तक ग्रहण करने वाले अभिभावकों को बच्चों को परिवार में एकीकृत करने की जरूरत होती है। कारण क्या है? दत्तक ग्रहण किए गए बच्चे हमेशा समस्याग्रस्त होते हैं
तो 2 वाला तो सीधे आप देख रहे हो कि दूसरा क्या है, गलत हो जाएगा। ठीक, पहले के बारे में तो हम नहीं जानते, लेकिन दूसरा आपका पहले ही गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमेशा समस्याग्रस्त रहती है, किसने कह दिया। अब इसका आंसर देख लो आप लोग क्या होगा। तो आप कह रहे हो मैम इसमें दे रहा है दोनों सही हैं, तो ये तो होगा नहीं, दोनों गलत है, ये भी नहीं होगा। तो क्या होगा, आर गलत है, ये तो हम जान रहे हैं। तो सीधे सीधे आंसर हो गया कि सी, यानी क्या होगा, ए तथा ए सही परंतु आर गलत है। ठीक है, यहाँ भी आप देख लो क्या, हाँ सही है। ठीक है, इस तरीके से आपके पास और कितना क्वेश्चन रह गया है तो मैं बाद में दिखाऊंगी। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर पहले कर लें। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर आप कर लें। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर आप कर लें। आप प्रश्न पढ़ रहे हैं कि प्रोटीन की मात्रा विश्लेषण के लिए माइक्रोजेल्डॉल विधि में उपयोग में ली जाती है। ठीक, कारण क्या है, सल्फर की प्रतिशत का मापन करके प्रोटीन की मात्रा की परिगणना की जाती है। क्या आंसर होगा आप लोग बता दें, आप बता दें क्या होगा। दोनों सही है, एक सही है, क्या है। तो प्रश्न आपका है कि ये तो सही है, प्रोटीन की मात्रा का विश्लेषण माइक्रोजेल्डॉल विधि केल्डॉल विधि से की जाती है, तो सही है। लेकिन सल्फर के प्रतिशत का मापन करके प्रोटीन की मात्रा की परिगणना की जाती है, क्या ये सही है। तो आप कहोगे नहीं मैम ये गलत है। तो ये सही और आर गलत है, तो क्या हो जाएगा, ये इसका आंसर हो गया। ये भी देख लो, इसका आंसर तो मैं ले नहीं आई हूँ, पूरा नहीं होगा। ठीक है, इसे स्किप मार देते हैं। अब इधर आप देख लीजिए, यहाँ से रहने दें क्या, नेक्स्ट पार्ट में करा देंगे। वीडियो बड़ा हो गया, 1 घंटा 11 मिनट हो गया। ठीक है, रहने देते हैं। फिलहाल अभी मुझे 6 बजे का भी क्लास आप लोग का शूट करना है, 4:30 हो गया है। ठीक है, फिलहाल ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। जो नए बच्चे हैं वो क्लास को क्या कर दे, सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दें। आप लोग कह रहे हैं मैम कौन सा प्रैक्टिस सेट लें, क्या लें। अरे क्या प्रैक्टिस सेट लोगे, आपको ये एक बुक खरीदोगे। ठीक है, और यहाँ पे हम 10 राइटर के 10 बुक ले रखे हैं। प्रैक्टिस तो मैं करा ही रही हूँ, पढ़ना है तो विस्तार से आप पढ़ लीजिए। ठीक है, फिलहाल ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।